सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। भारत में राजनीतिक घटनाक्रम अब राजस्थान से उठकर बिहार पहुंच गया है। बिहार के एक मंत्री को सरकार ने बर्खास्त कर दिया, उनको पार्टी से भी निकाल दिया। मंत्री हैं श्याम रजक, जो कि उद्योग मंत्री थे, नीतीश कुमार के काफ़ी करीब माने जाते थे मुख्यमंत्री के, लेकिन उनको पार्टी से भी निकाला गया और मंत्री पद से भी हटाया गया। आखिर क्यों हो रहा है? क्या है इनके कारण? इनके पीछे कौन सी रणनीति है? बिहार में नवंबर में चुनाव होना है, यानी 29 नवंबर को जो विधानसभा है उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है। कोरोना काल के बाद अगर बिहार में चुनाव कराया गया तो ये पहला चुनाव होगा। इस पर हम आज विस्तार से बातचीत करेंगे कि आखिर बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम चल किस तरह से रहा है और किस तरह से चुनाव के हिसाब से गोटियां बिछाई जा रही हैं। लेकिन उसके पहले एक सूचना, अगर आपने अब तक हमारे साथ हमारी सदस्यता अभियान का हिस्सा नहीं बने हैं तो इस वीडियो के बाद आपको एक लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन का लिंक। आप वहां जाएं और उसमें जो बटन है उसको दबा दें। आपको हम बताएंगे कि आप हमारे सदस्यता अभियान में किस तरह शामिल हो सकते हैं। स्वैच्छिक है ये, लेकिन आप चाहें तो हमारी सहायता कर सकते हैं। आपको पता है कि इस समय जो गोदी मीडिया है या फिर जो कॉरपोरेट मीडिया है उसका व्यवहार किस तरह का है। तो जो लोग स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर रहे हैं उनके लिए काम सचमुच कठिन हो गया है। तो इस इन दौर में अगर आप हमारी मदद के लिए आगे आते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत। चलते हैं बिहार और बिहार के घटनाक्रमों पर नज़र डालते हैं। बिहार में इस समय जो पूरी राजनीति है वो 4-5 व्यक्तियों के इर्द गिर्द घूम रही है। जाहिर सी बात है कि 15 सालों से मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़ा कद है उनका, सबसे बड़ा समर्थन भी है। लेकिन चुनाव की दृष्टि से देखें तो अकेले बूते पर वो अपनी पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड को बहुमत दिलाने की स्थिति में नहीं है। जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी के साथ रहेंगे। बीजेपी के केंद्रीय नेता, गृह मंत्री अमित शाह वगैरह सब लोग घोषणा कर चुके हैं कि चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन है। लेकिन दूसरी तरफ से जो राष्ट्रीय जनता दल है, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव उसको चला रहे हैं, वहाँ भी एक बड़े गठबंधन की स्थिति बन रही है। लोकसभा चुनावों में भी वो बन गया था और वहाँ भी है, लेकिन संकट और लड़ाइयाँ अब दोनों तरफ हैं। कैसे, ये हम आपको बताएंगे। जो सबसे पहले हम लेते हैं बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का जो गठबंधन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, एक तो बहुत सारे जो फेरबदल हो रहे हैं उसको लेकर के उनके कैबिनेट के ही कई मंत्री जो हैं और कई लोग, पार्टी के कई लोग जो हैं वो नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और श्याम रजक का इस्तीफा जो है इसका एक हिस्सा है। चर्चा ये चल रही थी कि नीतीश कुमार अब ये कोशिश कर रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को पार्टी के मतलब जो एनडीए गठबंधन है, जो बीजेपी का राष्ट्रीय गठबंधन है उसमें लाया जाए। श्याम रजक को ये बात मंजूर नहीं थी और ये बात इसलिए नहीं मंजूर थी कि उसी दलित और पिछड़े वर्ग का नेतृत्व वो करते हैं जिसका नेतृत्व की जीतन राम मांझी करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक आशंका ये बताई जा रही थी कि जीतन राम मांझी के एनडीए में आने के बाद श्याम रजक की स्थिति जेडीयू में उतनी अच्छी नहीं रह सकती है। एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ एनडीए का जो एक महत्वपूर्ण घटक है वो है एलजेपी, लोकतांत्रिक जन पार्टी। इसके नेता रामविलास पासवान हैं जो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन अब पार्टी को ख़ासतौर पर बिहार में ही ये पार्टी है, उसको चला रहे हैं उनके बेटे चिराग पासवान कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना कर चुके हैं। तरह तरह की चर्चाएं होती हैं जिसमें ये भी कहा जाता है कि वो शायद एनडीए गठबंधन के साथ नहीं रहे। फिलहाल ऐसी स्थिति तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एक रस्साकसी, एक जंग, एक खींचातानी जो है वो एनडीए में चल रहा है और इसका कारण क्या है हम इस पर आएंगे। और ये है सीटों के बंटवारे को लेकर के, किसको कितनी सीटें विधानसभा में मिल सकती हैं।
तो एक तरफ विवाद जो है एनडीए में भी है, एनडीए से भी कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, ख़ासतौर पे जेडीयू से जो एक श्याम रजक चूँकि बड़े दलित नेता हैं, तो उनका जाना जो है वो चुनाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ अगर देखें तो जो गठबंधन है जिसमें कि आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, जिसके नेता हैं तेजस्वी यादव, और उसके बाद उनके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस है। कांग्रेस आमतौर पर एक बीच की लाइन लेकर चल रही है, मतलब तेजस्वी के साथ रहना तय है। लेकिन उनके साथ दो तीन छोटी पार्टियां आई थी जो अपने अपने पॉकेट्स में काफ़ी महत्व रखती हैं। इसमें एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समता पार्टी है, RLJP, जिसके नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा। ये जिनको अति पिछड़ा नाम दिया था नीतीश जी ने, उसके ही का हिस्सा थे। पहले ये एनडीए के साथ थे। लोकसभा के चुनाव से पहले 2014 के चुनाव में ये एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ लड़े थे और मंत्री भी थे। तो इस तरह से, लेकिन बाद में जो है वो 2019 के लोकसभा चुनावों के पहले विवाद हुआ। सारा मामला यही था कि किसको कितने टिकट मिलेंगे। उसके बाद एक और पार्टी है, विकासशील इंसाफ पार्टी, VIP पार्टी इसको कहते हैं। मुकेश सहनी जो है वो इसके नेता हैं। तो यहाँ पर भी खींचातानी है। मुकेश सहनी पहले जो है वो एनडीए के साथ थे, फिर उसके बाद जब विधानसभा के लोकसभा के पिछले चुनाव से पहले वो जो है ये जो आरजेडी के साथ चले गए। तो इस तरह से ये 4-5 नाम हैं, 4-5 चेहरे हैं जो कि बिहार की राजनीति में काफ़ी महत्व रखने लगे हैं। भले ही कुछ पॉकेट में उनका असर हो, लेकिन कुछ विधानसभा के लिहाज से अगर देखें तो 10, 15, 20 सीटों पर उनका असर दिखाई देता है। लेकिन उनकी जो मांग है वो बहुत ज़बरदस्त है। अब लोकसभा 2019 को हम छोड़ देते हैं और 2015 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें आते हैं। तो उस चुनाव में 2015 के विधानसभा चुनाव में आपको मैं ध्यान दिला दूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले ही नीतीश कुमार अलग हो गए थे। तब वो प्रधानमंत्री उस समय बने नहीं थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज़ थे। बहरहाल लोकसभा चुनावों के बाद, 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन 2015 का चुनाव आते आते फिर स्थितियां बदल गई और एक नया समीकरण बना। इस समीकरण में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी 101 सीटों पर लड़ी, आरजेडी 100 सीटों पर और कांग्रेस को 42 सीटें दी गई। कुल मिलाकर 243 सीटें बिहार विधानसभा में हैं। ये जो गठबंधन था इसको अद्भुत सफलता मिली। बड़ी पार्टी के रूप में जो आरजेडी है वो उभरी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने पहले ही कमिट किया था, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही। बहरहाल आगे चल करके कुछ मुद्दों पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच विवाद हुआ और फिर उस विवाद के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उसके अगले ही दिन जो है वो बीजेपी के साथ मिल करके फिर से सरकार बना ली। तो एक समीकरण ये था। तो अब जो समीकरण दिखाई दे रहा है वो उसमें ये दिखाई दे रहा है कि एक तरफ महागठबंधन होगा जिसमें सबसे ऊपर जाहिर है आरजेडी है, उसके बाद कांग्रेस है, उसके बाद ये माना जा रहा था कि जीतन राम मांझी और उनकी जो पार्टी है हम पार्टी जिसको कहते हैं वो हिंदुस्तान अवाम पार्टी, वो साथ में होगी। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से अगले 2-3 दिनों में या शायद 20 अगस्त को जीतन राम मांझी जो है वो एनडीए के साथ जाने की घोषणा कर देंगे। उन्होंने खुद भी इस तरह का संकेत दिया है। लेकिन क्या सवाल ये उठता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी उनके साथ बने रहेंगे? अब इसमें पेच ये पड़ रहा है कि सब लोगों जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं। इसमें वास्तव में अगर देखें तो जेडीयू को जो 101 सीटें दी गई थी, तो इस बार आरजेडी को वो सीटें नहीं देनी है। अब वो सब लोग चाह रहे हैं कि उनमें से ज़्यादा हिस्सा उनको मिल सके।
और ठीक उसी तरह से जैसे कि एनडीए के घटक जो एलजेपी है उसके नेता चिराग पासवान जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मांग रहे हैं, बल्कि उनके एक नेता ने तो ये भी कह दिया कि वो 100 से ज़्यादा सीटें चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति बन रही है। अब इसका एक कुल जो एक नज़र डालें तो ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें बहुत साफ हैं कि एक तरफ एनडीए होगा जिसके नेता नीतीश कुमार होंगे, उसके पीछे उनके बाद जो है बीजेपी होगी, बीजेपी के बाद जीतन राम मांझी भी होंगे और रामविलास पासवान और चिराग पासवान जी की जो पार्टी है एलजेपी वो भी होगी। शायद एलजेपी में जिस तरह का तेवर दिखाई दे रहा था उसको कमज़ोर करने के लिए जीतन राम मांझी को एनडीए में लाने की कोशिश चल रही है, ये फैसला हो जाएगा। दूसरी तरफ से कोई विकल्प बचता नहीं है, इसलिए आरजेडी, कांग्रेस और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समता पार्टी और विकासशील इंसान पार्टी जो वीआईपी पार्टी जिसको कहते हैं, वो जो सहनी है, मुकेश सहनी है, उनकी पार्टी। तो ये लड़ाई के लिए जंग की जो अभी स्थिति बनी है वो ये है। नवंबर में चुनाव होने हैं, अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में, क्योंकि 29 नवंबर तक विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब एक विवाद वहाँ ये भी चल रहा है कि चुनाव को टाल दिया जाए, और महत्वपूर्ण बात यह है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों मांग कर रहे हैं कि चुनाव को टाल दिया जाए, क्योंकि कोरोना संकट के कारण बिहार में चुनाव की स्थिति अभी नहीं है। ये बात सही है कि कोरोना का संकट वहाँ काफ़ी गंभीर हो चुका है, केस वहाँ बढ़ रहे हैं, जैसे दिल्ली में डिक्लाइन हो रहा है वैसे ही पीक की तरफ यानी शीर्ष की तरफ बिहार बढ़ रहा है। नवंबर तक नियंत्रण हो सकता है क्योंकि अभी अगस्त ही है, लेकिन तब भी चुनाव अक्टूबर नवंबर में कराए जाएंगे या नहीं कराए जाएंगे। इसमें एक पेंच ये है कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो चाहते हैं कि नवंबर में चुनाव हो जाए, और इसका बड़ा कारण ये है कि 29 नवंबर के बाद यानी विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद नीतीश कुमार किसी भी तरह से मुख्यमंत्री नहीं रह सकते और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करना होगा। तो जाहिर सी बात है कि जब राष्ट्रपति शासन होगा तो नियंत्रण जो है वो बीजेपी के हाथ में चला जाएगा, और तब ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी ऑलरेडी चाहती है कि किसी तरह से नीतीश कुमार को सीमित किया जाए और धीरे धीरे बीजेपी को आगे लाया जाए, जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक वही स्थिति जो महाराष्ट्र में थी, उन्होंने बीजेपी ने कोशिश की कि शिवसेना को किनारे धकेल करके और खुद आगे बढ़े। वहाँ पर थोड़ी सी कामयाबी मिली, लेकिन बिहार में ये दिखाई नहीं देता है, क्योंकि नीतीश जो है उन्होंने एक जनाधार बना रखा है, 15 सालों से मुख्यमंत्री हैं। जो अपर कास्ट है, जो वहाँ का संपन्न वर्ग है, वो एक तरह से पूरी तरह से नीतीश कुमार का समर्थन करता है, और इसका कारण ये है कि उनकी सरकार से पहले भयानक स्थिति खराब थी कानून व्यवस्था की, विकास भी बिल्कुल नहीं हो रहा था। उसमें से कुछ काम तो नीतीश कुमार ने ज़रूर किए हैं, लेकिन ये काम कुछ बहुत आगे नहीं बढ़ रहा है। ये एक संकट है। कोरोना में भी उसके नियंत्रण को देखें तो शुरू में पटना में जब फैलने लगा तो थोड़ी आपाधापी थी, लेकिन उसके बाद वो सब कुछ नियंत्रण में आ गया। मेरी कई डॉक्टरों से बिहार की बात होती रहती है और उनका कहना ये है कि किसी तरह की समस्या नहीं है। अस्पतालों को जो पीपीई किट चाहिए या वेंटिलेटर चाहिए या दवाइयाँ चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध हैं, और उसमें जो है किसी तरह की कोई कमी नहीं है, और इसलिए जो कोई 10-15 दिनों पहले आपाधापी देखी जा रही थी वो स्थिति अभी नहीं है। कुल मिलाकर लगता है कि चुनाव की स्थितियां रहेगी, नवंबर में ही होंगे, लेकिन राजनीतिक समीकरण जो है वो फिर से बदल सकते हैं, और चुनाव आते आते जो है जब चुनाव की घोषणा होगी तब तस्वीर साफ होगी कि कौन कहाँ रहता है। दरअसल खेल सिर्फ इसका है कि 4-5 बड़े नेता हो गए हैं बिहार में, सबके सब मुख्यमंत्री होना चाहते हैं। जाहिर है बीजेपी जो है वो भी मुख्यमंत्री का पद चाहती है, उसके कई नेता कह चुके हैं।
और उसके कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत साफ है कि बीजेपी अभी उस स्थिति में नहीं है। अगर हम पार्टियों में के हिसाब से देखें तो आरजेडी अभी भी सबसे मजबूत पार्टी है। उसके बाद नंबर दो पे जो जेडीयू जनता दल यूनाइटेड है, नंबर 3 पर बीजेपी आती है और फिर कांग्रेस, और बाकी छोटी छोटी पार्टियां जो हैं वो इनके नीचे ही आती है। तो मैं इस सवाल को यहीं छोड़ जाता हूं कि नवंबर में चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। अगर नवंबर में नहीं होता है तो राज्यपाल शासन में होगा, और राज्यपाल शासन में होगा तो नीतीश कुमार को जो मुख्यमंत्री रहते हुए, सरकार में रहते हुए फ़ायदा मिल सकता है, वो नहीं भी मिल सकता है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।